A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 8 of history, attempts to civilize and educate the natives. तो ये कहता है कि समाज को मतलब हमारे देश को सभ्य और शिक्षित बनाना, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे लेसन में। देखिएगा बच्चों, स्टार्टिंग से। आफ्टर stabilizing their rule over two-thirds of the subcontinent, the British turned their attention to the mission of civilizing and educating the natives to change their customs and values. उपमहाद्वीप के 2/3 हिस्से पर अपना शासन स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने अपने रीति रिवाजों और अपने वैल्यूज़ को बदलने के लिए, अपने मूल्यों को बदलने के लिए मूल निवासियों को शिक्षित और सभ्य करने के मिशन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ये एक ईजी टास्क नहीं था, आसान काम नहीं था। इट टुक द ब्रिटिश मैनी ईयर्स टू फॉर्मुलेट ए पॉलिसी। यह एक नीति बनाने के लिए ब्रिटिशों को कई वर्षों तक, मतलब कई वर्ष लग सकते थे। इट टुक द ब्रिटिश मैनी ईयर्स टू फॉर्मुलेट ए पॉलिसी, इसके लिए एक पॉलिसी बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत साल लग सकते थे। व्हाट इट वाज, वो क्या थी, यह क्या था। हाउ इट अफेक्टेड द इंडियंस एंड हाउ दे रिएक्टेड टू द ब्रिटिश आइडियाज़, इसने भारतीयों को कैसे प्रभावित किया और ब्रिटिश विचारों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इज़ वॉट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में हम क्या अध्ययन करेंगे। हम आगे देखिए क्या पढ़ते हैं। ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट का मतलब द टर्म ओरिएंटलिज्म फर्स्ट केम इनटू करेंसी इन फ्रांस इन द 1830s। द टर्म ओरिएंटलिज्म फर्स्ट केम इनटू करेंसी इन फ्रांस इन द 1830s। तो कहता है कि ओरिएंटलिज्म शब्द जो है पहली बार 1830 के दशक में फ्रांस में मुद्रा में आया था, मतलब फ्रांस की मुद्रा में आया था। Since then, it has been employed in a variety of ways to represent a certain genre of romantic fantasy literature, architecture, genre of romantic fantasy literature, architecture and painting, and the most important to mark out a certain kind of ideological understanding of the East by the West। तो कहता है कि तब से ये जो है शब्द रोमांटिक फैंटेसी, साहित्य, वास्तुकला और पेंटिंग की एक निश्चित शैली का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न तरीकों से क्या किया जा रहा है, नियोजित किया गया है, और पश्चिम द्वारा पूर्व की एक निश्चित प्रकार की वैचारिक समझ को चिह्नित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो शब्द है ना, पश्चिम द्वारा पूर्व की एक निश्चित प्रकार की वैचारिक समझ को चिह्नित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द बन गया ये। द फादर ऑफ ओरिएंटलिज्म वॉज सर विलियम जोन्स। मतलब जो ये थे ना, प्राच्यवाद के जो जनक थे वो सर विलियम जोन्स थे। ही अराइव्ड इन कैलकाटा इन 1783 एज ए जज ऑफ द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट। वो जो है 1783 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता पहुँचे। एंड इनिशिएटेड ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस। और और क्या हुआ कि भारतीय शास्त्रीय भाषा का एक व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया। इन एडिशन टू बीइंग ए जज, जोन्स वॉज ए लिंग्विस्ट। तो ये कहता है कि जज होने के अलावा जोन्स एक भाषाविद भी थे। ठीक है, लिंग्विस्ट यानी भाषाविद भी थे वो। और ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड एंड न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश। उन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, और ऑक्सफोर्ड एंड न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, और फ्रेंच को और अंग्रेजी भी जानते थे वो। उसके बाद कहता है कि ही दैट विलियम जोन्स डिस्कवरी दैट संस्कृत हैड एन इवोल्यूशनरी connection with the European group of languages astounded the classicist scholars of Europe। तो कहता है विलियम जोन्स की खोज की संस्कृत भाषा के यूरोपीय समूह के साथ एक विकासवादी संबंध था, यूरोप के क्लासिकवादी विद्वानों को चकित करता था। और उसके बाद कहता है कि वो चकित करता था, मतलब यूरोप के ग्रुप्स को, मतलब यूरोप के जो क्लासिकवादी विद्वान थे ना, उनको भी चकित करता था ये। Soon he was studying Indian text on law, philosophy, religion, politics, medicine and the other sciences। और जल्द ही कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, चिकित्सा और अन्य विज्ञानों पर भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे वो। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वॉज शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम। तो कहता है जोन्स ने पाया कि उनके हितों को उस समय कलकत्ता में रहने वाले कई ब्रिटिश अधिकारियों ने साझा किया है।
Nathaniel Hallard, Charles Wilkins, Henry T. Colebrook, and had joined him with their skill in Indian languages. Nathaniel Hall had Charles Wilkins, Henry T. Colebrook भारतीय भाषाओं में अपने कौशल के साथ शामिल हुए थे. The platform of their intellectual activities was the Asiatic Society, Calcutta, which Jones had founded in 1784. उनकी बौद्धिक गतिविधियों का मंच एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता था, जिसे जोन्स ने 1784 में स्थापित किया था. ठीक है. और टुगेदर दे स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एस्थेटिक रिसर्चेज. तो साथ में उन्होंने एस्थेटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका शुरू की थी, जर्नल शुरू किया था उन्होंने, पत्रिका शुरू की थी साथ में मिलके. इन द pursuit of Oriental knowledge, Henry T. Colebrook was truly an intellectual successor of Sir William Jones. ओरिएंटल ज्ञान की खोज में हेनरी टी कॉलब्रुक वास्तव में सर विलियम जोन्स के बौद्धिक उत्तराधिकारी थे. Jones founded the Asiatic Society of Bengal, but it was Colebrook who built its superstructure and stabilized it as a great center of Oriental study in the East. तो कहता है कि ये जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, लेकिन यह कुलब्रुक था जिसने इसकी सुपर संरचना बना दी, और इसे पहले ही जो ओरिएंटल स्टडी थी, मतलब प्राच्य अध्ययन था, उसके एक महान केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया. While at Trihot as assistant collector of revenue, Colebrook developed an interest in the Sanskrit language. तो कहता है कि तिरुहत ने राजस्व के सहायक कलेक्टर के रूप में कॉलब्रुक ने संस्कृत भाषा में रुचि विकसित की. उसके बाद चार्ल्स विल्किंस इज सेड टू हैव इनिशिएटेड हिम इनटू संस्कृत स्टडीज, बट अंटिल 1801 कॉलब्रुक्स इंक्लाइनेशन वाज मोर फॉर इकोनॉमिक इंक्वायरीज देन फॉर संस्कृत. तो कहता है कि कहा जाता है कि चार्ल्स विल्किंस ने उन्हें संस्कृत अध्ययन के लिए पहल की थी. मतलब चार्ल्स विल्किंस ने, कहा जाती है ये बात कि चार्ल्स विल्किंस ने संस्कृत अध्ययन के लिए पहल की थी, लेकिन 1801 तक कोलब्रुक का झुकाव आर्थिक पूछताछ के लिए अधिक था. क्योंकि झुकाव संस्कृत की तुलना में आर्थिक पूछताछ के लिए अधिक था, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, बट सून ही टर्न हिज होल हार्टेड अटेंशन टू द संस्कृत स्टडीज़. लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना पूरा ध्यान संस्कृत की पढ़ाई पे भी लगा दिया. इन द एस्थेटिक रिसर्चेज ही फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड आर्टिकल्स ऑन हिंदू रिलीजन, कास्ट, लॉ, कस्टम्स एंड सो ऑन. तो क्या कहता है कि उन्होंने अक्सर हिंदू एशियाई शोधों में, एशियाई जितने भी शोध किए ना उन्होंने अक्सर हिंदू धर्म, जाति, कानून, रीति रिवाज आदि पर लेखों का योगदान दिया. उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे. कॉलब्रुक, यहाँ पे देखिए सर विलियम जोन्स और H.T. कॉलब्रुक की फ़ोटो दिखाई गई है बच्चों. उसके बाद कॉलब्रुक रोट ऑन द वेदास, संस्कृत ग्रामर, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोग्राफी. कॉलब्रुक ने वेदों, संस्कृत व्याकरण, बीज गणित, अंक गणित, खगोल विज्ञान और भूगोल पर लिखा है. ठीक है. फॉर द फोर्ट विलियम कॉलेज, कॉलब्रुक एडिटेड द अमरा कोसाई संस्कृत डिक्शनरी 1808 में जो बनाई गई थी. हिज एमिनेंस हैज़ एन ओरिएंटलिस्ट एंड साइंटिस्ट अर्नड हिम felicitations and commemorations from all the royal societies during his lifetime. तो कहता है कॉलब्रुक ने अमरकोश, एक संस्कृत शब्दकोश 1808 का संपादन किया. अमरकोश का प्राच्यविद और वैज्ञानिक के रूप में उनके सम्मान ने उनके जीवन काल के दौरान सभी रॉयल सोसाइटीज से उन्हें सम्मानित और स्मरण किया. सो बच्चों, आज हमने ये पेज नंबर जो है हमारा 65 कंप्लीट रीड किया है लेसन नंबर 8 का, जिसमें हमने सर विलियम जोन्स और H.T. कॉलब्रुक के बारे में पढ़ा है और ओरिएंटलिस्ट के बारे में पढ़ा है. सो आप लोग भी इसको अच्छे से रीड कीजिएगा. थैंक यू. और नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. हैव ए नाइस डे.